Welcome to my channel General Knowledge and NCERT. Like, share and subscribe bell icon. तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की अध्याय 1 संसाधन एवं विकास। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉग क्वेश्चन बताऊंगी जो कि 5 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है जैक बोर्ड में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का आर्थिक उपयोग कैसे हुआ। मतलब प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधन का अधिक उपयोग कैसे हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर है संसाधन का अधिक उपयोग प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास से सीधे संबंधित है। प्रौद्योगिकी के विकास के कारण संसाधनों को दोहन भारी पैमाने पर संभव हुआ तथा आर्थिक विकास के लिए अधिक से अधिक संसाधनों। तो पहले हम यहाँ तक समझते हैं, संसाधन आर्थिक उपयोग और प्रौद्योगिकी आर्थिक विकास से सीधे संबंधित है, क्योंकि जो प्रौद्योगिकी हम लोग के फैक्ट्रीज जो होते हैं उसमें जैसे जैसे सामान विकास होता है, मतलब कि जैसे जैसे यूज़र मतलब कि उपयोग करने के लिए बढ़ते हैं, उसका भारी पैमाने पे दोहन उसका उपयोग किया जाता है। दोहन का मीनिंग है उपयोग करना। ठीक है, तो भारी पैमाने में उपयोग किया जाता है, वैसे वैसे इसका आर्थिक विकास होते जाता है। सेकेंड पॉइंट है, जैसे जैसे प्रौद्योगिकी का विकास होता गया संसाधन का दोहन भारी पैमाने पर किया जाने लगा। जितना अधिक संसाधन का दोहन हुआ आर्थिक विकास भी उतना आगे बढ़ा। मतलब जैसे जैसे प्रौद्योगिकी में सामान का बनाया गया, ठीक है, तो संसाधनों का दोहन हुआ। जैसे अगर फैक्ट्री में सामान बन रहे हैं तभी तो उसको इंसान खरीदेगा, तो वैसे ही उपयोगिता जो ग्राहक था उसको खरीदा, उसका बहुत ज़्यादा उपयोग में होने लगा और वैसे वैसे उसमें ज़्यादा आर्थिक विकास भी आगे बढ़ा। तीसरा पॉइंट है, औपनिवेशिक काल में संसाधनों का दोहन बड़े पैमाने पर हुआ क्योंकि साम्राज्यवादी देशों ने अपनी उच्च प्रौद्योगिकी के माध्यम से संसाधनों का दोहन किया। इसमें साम्राज्यवादी देशों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई, भले ही इसका लाभ औपनिवेशिक को प्राप्त नहीं हुआ। औपनिवेशिक काल, जब हमारे देश में औपनिवेशिक काल चल रहा था, जब देश में कब्जा किया, तो उस टाइम जो क्या थे कि अंग्रेज जो आए हुए थे वो बहुत नई नई तकनीकी लाते थे जिससे संसाधन का दोहन, जिससे और वो बहुत सारा चीज़ यूज़ करते थे। लेकिन उनके चले जाने के बाद उनको भले लाभ नहीं हुआ, लेकिन हम लोग उससे बहुत अच्छी चीज़ सीखे, बहुत सारी चीज़ों सीखे, बहुत सारे तकनीक सीखे और हमें इसका लाभ भी प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है, संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है, कारण दीजिए। संसाधन, अब मान लेते हैं हम लोग कि संसाधन जैसे कि जो भी है या हमारे पास जो भी संसाधन है, जो भी साधन है, उसको बचा के रखना क्यों आवश्यक है। संरक्षण का मतलब होता है कि उसको बचा के रखना। तो संसाधन पृथ्वी पर सीमित है, सीमित मात्रा में उपलब्ध है, अतः उन्हें अगली पीढ़ी के लिए बचाए रखने के लिए उनका संरक्षण आवश्यक है। संसाधन जो पृथ्वी पर है वो बहुत ज़्यादा सीमित है, वो असीमित मात्रा में उपलब्ध है, अतः उन्हें अगली पीढ़ी मतलब जो हमारे आगे जो आएगा जनरेशन उसके लिए बचाए रखने के लिए आवश्यक है, ताकि उन्हें भी इस संसाधन का लाभ प्राप्त हो सके। यदि संसाधन का अंधाधुंध उपयोग होता रहा और इन संसाधनों का संरक्षण नहीं किया गया तो वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ अगली पीढ़ी को समक्ष गंभीर कठिनाइयां उत्पन्न हो जाएगी। संसाधन के संरक्षण की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है। मतलब कि अगर हम अभी संसाधन का अगर बहुत ज़्यादा यूज़ करें तो आने वाली पीढ़ी को तो कष्ट होगा ही होगा, कठिनाई हमें भी होगी, हमें भी बहुत सारी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ेगी। संसाधन के संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो पहला, यदि वनों के संरक्षण की ओर ध्यान नहीं दिया गया तो प्रदूषण इतना अधिक बढ़ जाएगा कि मानव जीवन खतरे में पड़ जाएगा। मतलब अगर जैसे कि अभी बहुत जल्दी पेड़ पौधे जो है वो सबको आदमी कटा दे रहा है, घर मकान बनाने के लिए वहाँ पे सारे पेड़ पौधे को हटा दे रहा है, जिससे प्रदूषण इतना फैल रहा है कि क्या बताया जाए। इसलिए सब बोलते हैं कि पेड़ हमें लगाना चाहिए, ताकि क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जो कि पेड़ ऑब्जर्व करता है और पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है। सेकेंड है कि भूमिगत जल के नियंत्रण उपयोग से जल स्तर नीचा हो गया है, जिससे कृषि पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए भूमिगत जल का संरक्षण भी आवश्यक है। भूमिगत जल का भी बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, जैसे कि आजकल आदमी घर में कुआं खुदवा देते हैं या फिर नल बनवा देते हैं, चापाकल बनवाते हैं। तो ये सबसे भूमि का जो नीचे ज़मीन का जो पानी है वो बहुत जल्दी नियंत्रण उपयोग से स्तर जो है वो एकदम नीचा जा रहा है, क्योंकि आजकल आदमी कितना भी कुआं के लिए 200-300 किलोमीटर फिट अगर करवा भी लेते हैं, खुदवाते हैं, तब भी पानी नहीं आता है, जिस वजह से हमें संरक्षण बहुत अति आवश्यक है कि इसको हम लोग को संरक्षण करना चाहिए। तीसरा है खनिज संसाधनों तथा शक्ति संसाधन के बिना कारखानों का लगान और उन्हें चलाना असंभव हो जाएगा।
इसलिए खनिज संसाधन का उपयोग सूझबूझकर करना होगा। मतलब कि खनिज संसाधन जैसे कि पेट्रोल, कोयला, ये सब हो गया, ये सब का भी हमें सोच समझ के चलाना चाहिए, क्योंकि एक दिन ना एक दिन पेट्रोल समाप्त हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोल, कोयला ये सब को लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं बनने में। इसलिए हमें खनिज संसाधन को भी बचा के रखना चाहिए। मानव आवास के कारण घनी बसे मतलब मानव आवास के कारण घने बसे प्रदेश में भूमि दुर्बल हो गई है। कृषि के लिए उपयोग भूमि पर मकान बन रहे हैं, अतः यह आवश्यक हो गया है कि उपलब्ध भूमि को योजनाबद्ध उपयोग से किया जाए। मतलब कि मानव आवास, जैसे जैसे जनसंख्या हमारे देश में बढ़ रही है, वैसे वैसे घर तो भूमि पे बहुत ज़्यादा ही बढ़ते जा रहा है, कि बहुत लोग घर बना देता है, पेड़ पौधा को हटा देता है, सारा कुछ, जिस वजह से भूमि मकान बनने की वजह से भी हमें जो है ज़मीन का अपने उसकी भी योजनाबद्ध एक उपयोग करना चाहिए, कि हमें जितना ज़रूरत है उतना ही ले, उससे ज़्यादा हम लोग उसका उपयोग ना करें। तो क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, संसाधन नियोजन क्या है? भारत में संसाधन नियोजन के सोपान का विवरण दे। संसाधन नियोजन क्या है, उसके भारत में जो है कि उसके सोपान का विवरण दीजिए। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। जो नियोजन का मतलब है कि इसको योजनाबद्ध तरीके से न्याय संगत उपयोग में संसाधन का नियोजन के नाम से जाना जाता है, जो कि योजनाबद्ध, कि हाँ हमें इतना ही काम है तो हम इसे इतना ही करेंगे, जिसका एक प्लानिंग करके काम किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नियोजन। तो यहाँ संसाधन के योजनाबद्ध तथा न्याय संगत उपयोग को संसाधन नियोजन के नाम से जाना जाता है। संसाधन नियोजन निम्नलिखित कारणों से आवश्यक है। पहला, संसाधन की मात्रा सीमित है, हमारे जो भी है संसाधन उसकी मात्रा सीमित है, किसी ना किसी दिन वो ख़त्म हो ही जाएगा। और दूसरा कि संसाधन का वितरण असमान है, और लोग जो हैं, जो संसाधन सीमित है उसका लोग जो यहाँ पे हमारी जनसंख्या इतनी है कि लोग की आवश्यकताएं असमान है, और उसका वितरण भी बहुत है, कि हाँ कोई ना, हर इंसान को हर एक चीज़ का ज़रूरत है, और जो ज़रूरत नहीं है तब भी उसको समान रूप से ज़रूरत में शामिल किया जा रहा है। तो संसाधन नियोजन की विभिन्न स्तर। तो पहला है संसाधन की पहचान, उनका सूचीकरण एवं उनकी गुणवत्ता तथा मात्रकता का अनुमान लगाना। अगर हमें संसाधन का नियोजन करना है तो हमें पहले उसकी गुणवत्ता, पहले हम एक सूची बना लें कि हाँ हमें जो चीज़ की ज़रूरत है, जो गुणवत्ता की ज़रूरत है, मात्रकता का, उतना ही को हम यूज़ करें। जो बेफालतू का उसे हम लोग ना करें, जो हमारी आवश्यकता नहीं है उसे हम यूज़ ना करें। दूसरा है उपयुक्त प्रौद्योगिकी कौशल तथा संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना, कि जिसका ज़रूरत है उसी दौर पे उसी के एक कौशल पे संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। थर्ड है संसाधन विकास योजना तथा राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना। अगला क्वेश्चन है, मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन करें। मृदा अपरदन यानी कि मिट्टी का अपरदन कैसे होता है, उसके उत्तरदायी कारणों का वर्णन करना है। तो मृदा अपरदन दो कारकों से होते हैं, एक मानवीय कारक, एक प्राकृतिक कारक। तो मानव कारक हम लोग का है, मानवीय कारक वनों की कटाई, अति पशुचारण, निर्माण एवं खनन, दुष्पूर्ण कृषि पद्धति तथा औद्योगिक प्रक्रिया आदि मृदा अपरदन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। ढाल वाली भूमि पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से मिट्टी में अवन नलिकाएं बन जाती है, जिससे के अंदर बहता हुआ पानी आसानी से मिट्टी का कटाव करता है। देखिए मानवीय कारण है कि वनों की कटाई, आजकल बहुत तेज़ी से वन का कटाई हो रहा है। पशुचारण, लोग कहीं भी पशु को चरा देते हैं, जिस वजह से मृदा अपरदन हो जाता है, मतलब कि मिट्टी जो होती है वो उसकी उर्वरकता शक्ति जो होती है एकदम कमज़ोर हो जाती है, कम हो जाती है। दोषपूर्ण मतलब एक ही मिट्टी पर दोषपूर्ण कृषि पद्धति का यहाँ पे मतलब होता है, दोषपूर्ण कृषि पद्धति का मतलब है कि एक ही जगह पे बार बार फसल को उगाना दोषपूर्ण कृषि पद्धति कहलाती है। फिर औद्योगिक प्रक्रियाएं, जैसे कि आजकल फैक्ट्रियों में जो भी रासायनिक किया जाता है, वो सारी रासायनिक खाद्य पदार्थ होते हैं उसको खेतों में दे दिया जाता है, जिससे कि खेत की उर्वरता शक्ति एकदम कम हो जाती है, मिट्टी के एकदम अपरदन हो जाता है। और ढाल वाली भूमि पे भी लोग हल चला देते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी अवनालिकाएँ बन जाती हैं, ठीक है, और बहता हुआ पानी आसानी से मिट्टी को कटाव कर लेता है। अब है प्राकृतिक कारकों में पवन, जल तथा हिमनद मुख्य रूप से अपरदन के कारक है। मतलब कि प्राकृतिक कारकों में हम लोग का है कि जैसे कि जल, कभी कभी बहुत ज़्यादा सुनामी आना या फिर जल बाढ़ आ जाना, ये सब क्या होता है कि मिट्टी को पूरा कटाव कर देता है और मिट्टी की उर्वरता शक्ति को कम कर देता है, ख़त्म कर देता है, नष्ट कर देता है। मिट्टी के कटाव हुए गहरी अवनालिकाएँ बनाते हैं, जिनके अंदर से बहता हुआ पानी का कटाव तेजी से करता है। पवन द्वारा मैदानी तथा ढाल वाली भूमि से मिट्टी उड़ाकर ले
जाने की प्रक्रिया से भी मृदापरदन होती है। जब हवा बहुत तेज़ी से चलती है तो बहुत ज़्यादा धूल ये सब गिरते हैं, मतलब कि मिट्टी का सब जो उड़ने वाली प्रक्रिया होती है वो भी मृदापरदन के नाम से जानी जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मृदापरदन एवं भूक्षरण से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि भूक्षरण से आप क्या समझते हैं। तो हम लोग तो जान गए कि इसके कारक क्या थे। तो मृदापरदन हम लोग जानते हैं कि भूक्षरण और मृदा, तो मृदा आवरण को हटाना मृदापरदन होता है। मृदापरदन प्रवाहित जल और पवन जैसे प्राकृतिक कारकों तथा पेड़ की कटाई तथा पशु की अति चराई से होता है। भूक्षरण का अर्थ मिट्टी की उर्वरता में कमी होना। यह भूमि के किसी भाग पर एक ही फसल की खेती के कारण हो जाता है। मतलब कि यहाँ पे हम लोग को पूरा समझ में इतना आया कि मतलब भूक्षरण जो होता है वो क्या होता है। जब एक ही जगह पे हम लोग 10 बार अगर फसल को उगाएंगे तो उसकी उर्वरता शक्ति एकदम ही ख़त्म हो जाती है और फिर हमारा वही भूक्षरण कहलाता है। और इसमें बहुत सारे जल, पवन जैसे प्राकृतिक कारक भी, पेड़ पौधे की कटाई की वजह से भी मृदापरदन होती है। भूमि क्षरण या भूमि निम्नीकरण किसे कहते हैं। भूमि क्षरण के कारणों की व्याख्या करें। तो अभी हम लोग जाने कि भूक्षरण किसे कहते हैं, लेकिन अभी हमें निम्नीकरण इसमें जानना है कि भूमि निम्नीकरण किसे कहते हैं और इसके कुछ कारणों को व्याख्या करेंगे। प्राकृतिक तथा मानव निर्मित कारणों से मृदा की उर्वरता शक्ति या उपजाऊपन में लगातार होने वाली कमी को भूमि क्षरण या भूमि निम्नीकरण के नाम से जानते हैं। मतलब प्राकृतिक तौर से या फिर मानव निर्मित कारणों की वजह से जो मिट्टी की उर्वरता शक्ति होती है वो कम हो जाती है, जिसको हम लोग भूमि क्षरण या भूमि निम्नीकरण के नाम से जानते हैं। इसके भूमि क्षरण के कुछ कारण, जो भूमि क्षरण के निम्नलिखित कुछ कारण है। पहला, भूमि अपरदन। भूमि अपरदन भूमि क्षरण का प्रमुख कारक है। पवन, जल तथा हिमनद आदि भूमि ऊपरी परत को नष्ट कर देते हैं, जिससे भूमि अपरदन के नाम से जाना जाता है। भूमि अपरदन का मतलब होता है कि जो भूमि अपरदन है उसके मुख्य कारक है पवन, जल तथा हिमनद आदि जो है वो भूमि की ऊपरी परत को नष्ट कर देते हैं, जिससे भूमि क्षरण या भूमि अपरदन के नाम से जाना जाता है। और इससे मिट्टी की उपजाऊपन भी कम हो जाती है, उर्वरकता शक्ति जो होती है वो कम हो जाती है, नष्ट हो जाती है। दूसरा पॉइंट है भूमि प्रदूषण। भूमि प्रदूषण जो होता है उद्योग से निकलने वाले प्रदूषित जल, कूड़ा करकट का एक ही स्थान पर लंबे समय तक पड़े रहना के कारण भूमि की आवश्यक तत्व मर जाती है। मतलब कि जैसे कि जो रासायनिक क्रियाएं किया जाता है फैक्ट्री में और उसी को ये भूमि प्रदूषण कर देता है, भूमि में उसी चीज़ को फेंक दिया जाता है, जिससे कि भूमि क्षरण हो जाता है, भूमि के जो आवश्यक तत्व होते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। एक ही भूमि पर अनेक फसलों का उत्पादन से भी मिट्टी की उर्वरता शक्ति कम हो जाती है। एक ही फसल में बार बार हमें फसल नहीं करनी चाहिए, बदल बदल के फसल करनी चाहिए। चौथा पॉइंट है पशुचारण तथा वनों की कटाई। पशु द्वारा अति चराई तथा वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण भूमि का क्षरण हो जाता है, अर्थात उसकी उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। पशुचारण यानी कि वनों में जब वन की कटाई होती है और पशु का अति चराई वनों में करना, अंधाधुंध की हमेशा पशु को वन में चराना भी, इससे से भी क्या होता है कि उसकी उपजाऊ शक्ति जो होती है वो कम हो जाती है। पांचवा है हम लोग का उद्योग धंधे। सीमेंट उद्योग के लिए चूना पत्थर की पिसाई, केशर द्वारा चट्टानों की तुड़ाई तथा चीनी मिट्टी से बनाए बर्तन बनाने वाले उद्योग से भारी मात्रा में धूल उड़कर खेतों में जमा हो जाती है, जिससे परिणाम स्वरूप मृदा का उपजाऊपन कम हो जाता है। मतलब कि जो फैक्ट्रियों में काम होता है उससे बहुत सारे होते हैं, जैसे चूना मिट्टी या फिर जो भी पत्थर ये सब चूना मिट्टी का बनाया जाता है, तो उससे जो धूल होते हैं वो उड़ के खेतों में जाके जम जाती है, जिससे कि मृदा की उर्वरता क्षमता मर जाती है, घट जाती है, उपजाऊपन एकदम कमी आ जाती है। अगला क्वेश्चन है मृदापरदन या भूक्षरण को रोकने के 4 उपाय बताइए। हम लोग तो इस सारा को जानेंगे कि मृदापरदन होता क्या है, इसे कैसे मतलब कि बचे सके। तो अब हमें इसको जानना है कि इसको रोक कैसे सकते हैं, मृदापरदन ना हो इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो मृदापरदन या भूक्षरण को रोकने के उपाय। फर्स्ट, पर्वतीय क्षेत्र में सीढ़ीनुमा खेती द्वारा मृदापरदन की मात्रा को कम किया जा सकता है। मतलब पहला पॉइंट आता है कि पर्वतीय क्षेत्र जो है वहाँ पे हम लोग सीढ़ीनुमा, जो भी पहाड़ वाला इलाका है वो सीढ़ीनुमा खेती करके हम लोग मृदापरदन को रोक सकते हैं।
दूसरा पॉइंट है, मरुस्थलीय भाग के चारों ओर वृक्ष लगाकर मृदापरदन को रोका जा सकता है। मतलब जहाँ ज़मीन सूखी हुई है वहाँ पे हम लोग चारों तरफ पेड़ पौधे लगाकर भू अपरदन या फिर मतलब भू क्षरण या मृदापरदन को रोक सकते हैं। फिर है तीसरा पॉइंट, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे छोटे पौधे तथा घास आदि लगाकर भी हम अपरदन को नियंत्रित कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है, एक ही भूमि पर बदल बदल कर विभिन्न फसलों की से भी मतलब कि एक ही भूमि पर, ठीक है, बदल बदल कर अगर हम लोग दूसरा फसल को उगाएं तो उससे भी भूमि अपरदन जो होता है वो हमारा नियंत्रण में आ जाएगा। पांचवा है मेरा, उद्योग से निकलने वाले प्रदूषित जल को बाहर निकालने के लिए पृथककारी छन्ना का प्रयोग कर भू क्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है। इसका मतलब है कि जो हम लोग उद्योग से जो भी रासायनिक पदार्थ को खेतों में या फिर ज़मीन में फेंक देते हैं उसे हमें नहीं फेंकना चाहिए। उससे हम लोग छान लें और उसके बाद जो कचरा है उसको मिट्टी के नीचे अगर डाल दें तो हम इससे भी भूमि क्षरण को रोक सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदापरदन को रोकने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए? तो पहाड़ी क्षेत्रों में क्या कदम उठाना चाहिए? पहला कि हम लोग सीढ़ीनुमा पद्धति अपना सकते हैं कि हाँ सीढ़ीनुमा कृषि कर सकते हैं कि सीढ़ी बना के वहाँ पे कृषि करने से भी हमारी पद्धति करने से वहाँ पे हम कंट्रोल में कर सकते हैं। दूसरा, खेतों के चारों ओर घास या फिर पौधे उगाना चाहिए। तीसरा, पहाड़ी भागों में पशु की चराई पर रोक लगाया जाना चाहिए कि जिधर पहाड़ी इलाका रहेगा उधर पशु को चराना नहीं चाहिए। और चौथा है, पर्वतीय ढालों पर बांध बनाकर जल प्रवाह को रोकने का प्रयास करना चाहिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए क्योंकि 10th क्लास का है ये और सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपके जितनी भी फर्स्ट चैप्टर में है संसाधन एवं विकास में उसको पूरा इसमें कवर किया गया है। और इतना ही क्वेश्चन है जिससे कि एक क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, दूसरा क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का और तीसरा क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा पूरा कवर हो गया। थैंक यू।